गुड मॉर्निंग। आज हम 13 जैन की स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं जो वीडियो है उसको 22 मिनट से 25 मिनट के बीच की रखूं और 2 दिन की अगर जिस दिन आती है, जैसे संडे को छुट्टी होती है तो पीडीएफ नहीं रिलीज़ होती है, तो 2 दिन की एक साथ होती है, उसको 25 से 30 मिनट के बीच में रिकॉर्ड करूँ। और किसी ने कमेंट करके मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये वीडियो सुनने से तो याद नहीं होगा, नोट करना क्या कहीं? नहीं, ये पीडीएफ है ही इसलिए कि आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ को ही रीड करना है वापस से, और जब वीकली क्विज लगा लोगे आप, उसके बाद में वीकली पीडीएफ को रीड करना है आपको। और ये वीकली पीडीएफ आपको हाईलाइट करके रख लेनी है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे कि आप इसे एग्ज़ाम से पहले रेफर कर सकें। ये आपका मेन सोर्स होगा, ना ही मंथली होगी ना ही डेली पीडीएफ होगी, सिर्फ वीकली पीडीएफ आपकी होगी। रीज़न बताता हूँ। डेली पीडीएफ अगर आप करेंगे तो एक मंथ की 30 से 31 पीडीएफ्स होंगी, और अगर जैसे 2 होती हैं तो भी 28 पीडीएफ तो एटलीस्ट होंगी ही। ये पीडीएफ्स डेली आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जो मंथली होती है वो आपकी 175 पेजेस होते हैं, जिसको एक बार में रिवाइज करना आपके लिए थोड़ा एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो छोटी छोटी 4 पीडीएफ वीकली हैं, उनको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। लेकिन जो लोग डेली पीडीएफ को रीड कर रहे हैं, यहाँ से एक बार सुन लेते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, और उसको एक बार पीडीएफ को रीड कर लेते हैं, और क्विज लगा लीजिए, आप सेम डे क्विज लगा लीजिए, फिर आप वीकली क्विज लगाइए। जब वीकली पीडीएफ आ जाए तो इसकी क्विज पहले लगाइए, और फिर पीडीएफ को रिवाइज कीजिए स्मार्ट पॉइंट से। सिर्फ स्मार्ट पॉइंट आपके ये नोट्स ही हैं, स्मार्ट पॉइंट्स नोट्स ही हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम से पहले बैठेंगे रिवाइज करने के लिए, तो आप एक वीकली पीडीएफ में 1 आवर से कम लेंगे। ये मेरा चैलेंज है, और ऐसा मैंने किया है, मेरे साथ होता था। आप लोगों ने पहले देखा हो मेरे व्लॉग्स में कि मैं बोलता था कि मैं वीकली पीडीएफ रीड करने के लिए बैठा और मैंने उसे इतने टाइम में रीड कर लिया, तो मुझे कमेंट आते थे कि इतनी जल्दी पीडीएफ रीड कैसे कर लेते हो। तो उसका कारण यही है कि आप डेली पीडीएफ रीड कीजिए। स्टार्ट करते हैं। गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया है, हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी। नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 कैंपेन के तहत इनिशिएटिव है कि इस इनिशिएटिव में ये जो पीएनजी गैस है उसको प्रमोट करेंगे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, और जो सीएनजी गैस है उसको व्हीकल्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो एक नया इनिशिएटिव चलाया है, हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी। गेल के बारे में बताऊं तो अभी गेल का अपॉइंटमेंट हुआ है। गेल के अंदर इनके जो चेयरमैन है वो बदल गए, और गेल एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी होने के लिए आपको नवरत्न कंपनी होनी जरूरी है। रत्न, जैसे मैंने जब डिस्कस किया था इरेडा के बारे में और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, ये दोनों नवरत्न कंपनी है, और नवरत्न कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट की ऑटोनॉमी मिलती है वो 1000 करोड़ रुपीस तक की मिलती है, बिना गवर्नमेंट के एक्सप्लिसिट अप्रूवल के। सेम चीज़ ये कंपनी महारत्न होने के लिए नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। टर्नओवर इनका कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। और इनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़। और इनका जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। तो ये महारत्ना कंपनी होंगी, और महारत्ना कंपनी को जो ऑटोनॉमी मिलती है, नवरत्ना को 1000, महारत्ना को 5000 करोड़ की ऑटोनॉमी मिलती है, और ये अपने नेटवर्थ का 15% किसी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप चाहें तो एक, जब भी वीडियो देखें तो एक छोटी सी नोटबुक बना लें आप, डायरी, उसको लेके बैठ जाएं, तो उसमें जैसे ही मैं डिस्कस करता हूँ आपसे नवरत्ना के बारे में और महारत्न के बारे में, तो आप ये चीज़ पॉइंट भले ही नोट कर लें, और आप चाहें तो कहीं भी, मतलब कहीं भी नोट कर लीजिए। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है जो आपको याद आएगा, क्योंकि अभी महारत्ना 14 कंपनी है जो लिस्ट हुई है, और ऑयल इंडिया सबसे लेटेस्ट है। तो ये जैसे ही कोई अगली आएगी 15th कंपनी बनेगी, तो अब आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ महारत्ना कंपनी के बारे में पता हो। उस समय पे आपको जो करंट अफेयर याद करना आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना कि 15वीं कंपनी कौन सी बनी है। और ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर टारगेट है, जो ये नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 कैंपेन है, कि हमारा अभी जो यूज़ है वो 6% है, किसका? नेचुरल गैस का। उसको हमें 2030 तक 15% लेके जाना है, 2030 तक। और इस कैंपेन के तहत यूनिफाइड टैरिफ फ्रेमवर्क भी लगाया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो यूनिफाइड रहेंगे, यानी सिमिलर रहेंगे, ठीक है ना, सेम रहेंगे। ये किसके तहत है? वन नेशन, एक देश है, वन ग्रिड और वन टैरिफ। ये हमारा एक प्रिंसिपल है। आजकल आपने देखा होगा वन नेशन वन कार्ड, जो मेट्रो कार्ड्स होते हैं उनके लिए भी चलता है। हर चीज़ में, राशन कार्ड है जैसे, उसके लिए वन नेशन वन कार्ड चलता है, तो उस तरीके से ये भी वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ है, यूनिफिकेशन के लिए। और इस कैंपेन को जो चलाया गया है, ये कब तक के लिए चलाया गया है? ये 1 जैन से
और 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, इतने दिन तक ये हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी कैंपेन चलेगा। एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ने, ये NBFC है, एक्सिस बैंक पेरेंट कंपनी है, व्यापार बिजनेस लोन नाम से एक लोन बनाया। मतलब कि यहाँ जो 10 लाख तक का लोन है आप कोलेट्रल फ्री ले सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं देने की जरूरत, कोलेट्रल फ्री क्रेडिट है ये। दूसरा किसके लिए, एक तो ये MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे व्यापारियों के लिए। और इसमें जो आपका टेन्योर है वो फ्लेक्सिबल रहेगा। फ्लेक्सिबल मतलब कि आप जितने टाइम में चाहें, एक लिमिट दी होगी, उसके अंदर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम में इसको रिपे कर पाएंगे, उस हिसाब से टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, अब एक्सिस बैंक से आपको याद आया कि एक्सिस बैंक ने अपनी जो ओपन एप्लीकेशन है, इनकी जो बैंक की एप्लीकेशन है, जैसे SBI की एप्लीकेशन का नाम यू ओनली नीड वन, ऐसे इनकी का ओपन है। इसके अंदर सेफ्टी सेंटर नाम से एक फीचर दिया है, सेफ्टी सेंटर। इसके अंदर आप कोई भी SMS आता है तो उसके सेंडर को ID को वेरीफाई कर सकते हैं, सेंडर ID, और पता चल जाएगा ये फेक है नहीं है। आपका अगर इंटरनेट बैंकिंग में आपको लग रहा है कि हैक हो गई है तो उसको 1 क्लिक में आप बंद कर सकते हैं। आपको कोई भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर केयर पे कि 1 दबाइए 2 दबाइए ऐसे करके खोपड़ी खा जाती है वो, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और नेट बैंकिंग कार्ड है कोई भी, उसको 1 क्लिक में बंद कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी सेंटर याद रखना है आपको एक्सिस बैंक का। ठीक है, लार्सन टर्बो को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सप्लाई ऑर्डर फॉर इंडियन आर्मीज कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इससे मिला किस चीज़ के लिए, जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है हमारा, रॉकेट लॉन्चर, इसको अपग्रेड करने के लिए। ठीक है ना, और ये जो लार्सन टर्बो है ये 510 आर्मी की बेस वर्कशॉप्स हैं उनके साथ करेगा। और ये कैसे होगा, ये बेस वर्कशॉप्स फेज 1 के अंदर लार्सन टर्बो और ये बेस वर्कशॉप एक रॉकेट लॉन्चर पिनाका लॉन्चर और एक बैटरी कमांड पोस्ट, एक बैटरी बोलते हैं ये पूरी, इसको एक बैटरी बोलते हैं, जिसके अंदर 6 रॉकेट लॉन्च करने की कैपेसिटी है। और ये इतना खतरनाक है कि ये मास फायरिंग के लिए है, यानी 44 सेकंड में ये 6 रॉकेट लॉन्चर वाली बैटरी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल तबाह कर देगी 44 सेकंड में सिर्फ। तो ये कमांड पोस्ट को क्या करेंगे, एक पिनाका लॉन्चर और एक बैटरी कमांड पोस्ट को ये अपग्रेड करेंगे और एक ब्लूप्रिंट बनाकर तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट। और उस ब्लूप्रिंट से जो फेज 2 है उसमें, उसी के आधार पर ये जो 510 आर्मी बेस वर्कशॉप्स है ये बाकी को अपग्रेड करेंगी, बाकी जो अपने सिस्टम है पिनाका उसको अपग्रेड करेंगी। ठीक है, और जो लार्सन टर्बो वो क्या हेल्प करेगा इनकी इसमें, जैसे टूल्स की सप्लाई, टूल किट की, टेक्निकल पार्टनर रहेगा, जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी सप्लाई करेगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, याद हो आपको, तो मैंने आपसे लास्ट न्यूज़ में किसी में वीडियो में, ध्यान नहीं कब पर, ये डिस्कस किया था कि सूर्य अस्त्रा एक रॉकेट लॉन्चर है जो इमरजेंसी बेसिस पर आर्मी ने मांगा है। ठीक है ना, इसमें और पिनाका दोनों में क्या अंतर है आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर 214 mm के रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। ये मल्टी कैलिबर है, ये 214 mm कैलिबर का ही रॉकेट लॉन्च करेगा, ये मल्टी कैलिबर है। इसके अंदर 122 mm, 160, 306 mm किसी भी टाइप का रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इसे किसने बनाया, NI इंडिया और इजराइल ने, इंडिया की NIBE और इजराइल की एल्बिट, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। ये पिनाका DRDO ने मैन्युफैक्चर किया है, DRDO ने। ठीक है ना, ये इंडिजीनियस है, प्रॉपर्ली पूरा इंडिजीनियस है, भारत में ही बना है। इसकी जो सूर्य अस्त्रा है इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर तक की रेंज है। और ये जो स्ट्राइक करेगा वो 5 मीटर के एरिया के अंदर, अगर यहाँ पॉइंट मिला तो इस 5 मीटर के अंदर करेगा। यहीं जो पिनाका है उसकी कितनी है, 40 से 90 किलोमीटर तक। और लॉन्ग रेंज वाला जो है जिस पे काम चल रहा, नया डेवलप हुआ है, वो 120 किलोमीटर तक। और इसकी जो प्रिसीशन है, कितना प्रिसाइज है ये, 30 से 50 मीटर
यानी अगर यहाँ हिट कर रहे हैं तो ये 30 से 50 मीटर के एरिया में कहीं भी हिट करेगा। इस एरिया में इसका, अब आपको याद रखना है ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में बेस्ड है ये, DRDO की ही एक सब्सिडरी है। उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जो 12 मिनट तक इन्होंने चलाई है। आपको एक चीज़ बताऊं, हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है, हाइपरसोनिक, ये अभी तक सिर्फ 4 नेशंस हैं जो इसको टेस्ट कर चुके हैं, US, रशिया, चाइना और इंडिया। जो हाइपरसोनिक होती है वो स्क्रैमजेट पर चलती है। जो इनका इंजन होता है स्क्रैमजेट होता है, उसके अंदर जो रैमजेट फ्यूल होता है, रैमजेट्स, उसमें सुपरसोनिक स्क्रैमजेट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट। इसके अंदर जो एयर है वो फ्लो होती है सुपरसोनिक की स्पीड से, ठीक है ना, और तब वहाँ जो फायर होती है, आग जलाई जाती है इंजन के अंदर, जो फायर जलाई जाती है। ये समझो कि एक माचिस की तिल्ली आप तूफान में चला रहे हैं, उस तरीके की टेक्नोलॉजी है ये। और रैमजेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर खुद के कंप्रेसर नहीं होते हैं इंजन में, जैसे कॉमर्शियल प्लेन्स होते हैं उनके। ये जो हवा होती है, एयर होती है, उसी की जो प्रेशर है उसी से कंप्रेस करता है, ठीक है ना, उसी को कंप्रेसर की तरह यूज़ करता है। इसलिए से स्पीड की ज़रूरत होती है। अगर ये खड़ा है तो एयर का फ्लो कम है तो फ्यूल नहीं बर्न होगा, कंप्रेस नहीं होगा, तो उसके लिए से रॉकेट लॉन्चर की ज़रूरत पड़ती है जो स्टार्ट दे इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड के बारे में बता देता हूँ। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं हाइपरसोनिक, इनकी स्पीड मैक 5 से 5 मैक से ज़्यादा होती है, यानी कि लगभग 6170 किलोमीटर से ज़्यादा। और जो सुपरसोनिक होती हैं उनकी कितनी होती है, 1.2 मैक से और 5 मैक तक। जो ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, ब्रह्मोस वो 2 से 3 मैक के बीच की है, यानी 2500 से 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, ठीक है। और जो सबसोनिक होती है, जो रैमजेट इंजन होता है उसके अंदर जो हवा जाती है वो स्लोअर स्पीड पे जाती है सबसोनिक की स्पीड से, उसकी स्पीड होती है 0.8 मैक, जो कि 980 किलोमीटर से कम है, ठीक है। तो याद रखना हाइपरसोनिक की स्पीड क्या होती है, 5 मैक होती है। और हाइपरसोनिक के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो मिसाइल्स होती हैं वो ये होती है कि ये इतनी स्पीड से जाती हैं कि जो इनके सामने एयर होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये यहाँ खाली जगह है मानो, तो यहाँ एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब यहाँ से हम अपना हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये हाथ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देगा इधर इधर और एक जगह यहाँ ले लेगा। लेकिन जब ये मिसाइल जाती है तो इसकी स्पीड इतनी होती है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं और वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हीट लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट। और उसको कूल करने के लिए एक्टिवली कूल्ड सिस्टम बनाया है इसमें, कूल्ड सिस्टम। उसमें जो फ्यूल है, सॉरी ऑयल है इसका, वो ऑयल इंजन की जो दीवारें, परतें, वॉल्स, उनसे चिपक के फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या रहेगा, जो फ्यूल है, ऑयल है, वो क्या करेगा, हीट को सोख लेगा और इसको ठंडा कर पाएगा। मिलिट्री सिविल फ्यूशन एक्सरसाइज साझा शक्ति, डिगी रेंज खड़की मिलिट्री स्टेशन में, पुणे के अंदर खड़की मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पर की है। 16 सिविल एजेंसीज, महाराष्ट्र पुलिस की जो एलाइट फोर्स है 1 कमांडोज, वो मिलके और आर्मी के साथ में ये कंडक्ट कराई जाएगी। इसका काम क्या है कि इसको मिलिट्री, ये एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट कराई गई है, मतलब क्या इस चीज़ का, जो मिलिट्री सिविल फ्यूजन है, मिलिट्री और सिविलियन जो पुलिस हैं उन प्रोटोकॉल्स के बीच का जो गैप है उसको फिल करना, क्योंकि मिलिट्री के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, सिविलियन प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, उस गैप को फिल करना। जैसे अर्बन टेररिस्ट है, अर्बन टेररिज्म, इससे लड़ाई करनी है। कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसमें आर्मी की हेल्प चाहिए। अब मानो टेररिस्ट से लड़ने के लिए सिटी एरिया में अगर आर्मी आती है तो वो अपने क्रेन्स या फिर अपने व्हीकल्स, डिज़ास्टर से लड़ने आती है तो क्रेन्स, और अगर टेररिस्ट से लड़ने आती है तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो अपने लेके आएगी बाहर बॉर्डर से। तो जो हिंटरलैंड बोलते हैं, बॉर्डर से दूर जो इलाका होता है, उस एरिया में लड़ने के लिए हम, ये जो आर्मी है वो सिविलियन, पुलिस, इनके रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, तो उस चीज़ के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। जैसे आर्मी के जो रेडियो हैं उनको कनेक्ट किया गया किससे, पुलिस के रेडियो से,
इससे क्या होगा, आपस में कम्युनिकेशन बैठा पाएंगे। एक ये जिनसन जॉनसन है, केरला के, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये 1500 मीटर दौड़ते हैं और 800 मीटर दौड़ते हैं। इन्होंने 2018 के जो एशियन गेम्स हैं उसमें गोल्ड जीता है 1500 मीटर में, और 800 मीटर में सिल्वर जीता है। जो इनका 1500 मीटर का अभी तक का पर्सनल बेस्ट है, जो नेशनल रिकॉर्ड है, अपने रिकॉर्ड को तोड़कर इम्प्रूव किया था 3 मिनट 35 सेकेंड पॉइंट 24 सेकेंड्स मिली सेकेंड 24 3 मिनट 35 सेकेंड्स और 24 मिली सेकेंड में इन्होंने 1500 मीटर को कंप्लीट किया है। ठीक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। कहाँ के? केरला की डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप की है। एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट रॉकेट है। इसमें क्या है कि एक इंसान इसको कैरी करके ले जा सकता है, और ये एंटी टैंक है, टैंक्स को ब्लास्ट करने के लिए मिसाइल है। ठीक है, और इसको बनाया किसने? डीआरडीओ ने। किसके साथ में? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों में इनके पार्टनर हैं। और कौन से? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, निक्स लिमिटेड। ठीक है, इनके साथ मिलकर ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई है। एक चीज़ और याद रखनी है इसके अंदर कि AK रेंजेस अहिल्यानगर महाराष्ट्र के अंदर है, जहां इसकी टेस्टिंग हुई है। ठीक है ना। और डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है कौन सी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद, इसने इसको क्या किया है? कंडक्ट किया है टेस्ट को। ठीक है ना। विराट कोहली ने 28,000 रन पूरे करे अपने तीनों फॉर्मेट्स के मिलाकर, और ये सिर्फ 624 इनिंग में कर दिए। वहीं अगर आप सचिन तेंदुलकर ने जो पूरे किए थे वो 644 इनिंग्स में किए थे, और जो कुमार संगकारा हैं उन्होंने कितने में किए थे? 666 इनिंग में किए थे। ठीक है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जस्टिस रेवाती मोहिते देरे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जज है। ये पहली वुमन चीफ जस्टिस बनी है मेघालय हाई कोर्ट की, तो इनका नाम आपको याद रखना है। केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ने अवार्ड अनाउंस किए, साइंस लिटरेचर अवार्ड फॉर 2024। ये अवार्ड इसलिए है कि जो साइंस है उसको मलयालम में कन्वर्ट करने के लिए, मलयालम में उसके बारे में लिखने के लिए, रिसर्च पेपर्स को लिखने के लिए 4 कैटेगरीज में करे गए: पॉपुलर साइंस, इन डेप्थ साइंस, चिल्ड्रंस लिटरेचर, साइंस जर्नलिज्म। इन 4 कैटेगरीज में किए गए। अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। पहले ये देख लीजिए किसको किस में अवार्ड मिला है। जो पॉपुलर साइंस बुक कैटेगरी है उसमें बीजू धर्मपालन को मिला, ये त्रिवेंद्रपुरम के हैं। ठीक है, और किस चीज़ के लिए मिला? ये इनकी बुक का नाम है, इस बुक के लिए मिला है। बुक का नाम है मनुष्य परिणाम मापथम होमो सेपियंस सिलिनु होमो ड्यूसिलेकु। अच्छा MCQs आते हैं, वरना ये नाम तो याद करके ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेलिंग, अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखना हो। इन डेप्थ साइंस बुक कैटेगरी में किसको मिला? गोपा कुमार त्रिशूर के, और उरुक्कम कालम जो इनकी बुक राइटिंग है उसके लिए मिले। चिल्ड्रन साइंस लिटरेचर कैटेगरी में किसको मिला? प्रदीप उरा कट्टेरी, ये कोहिकोडे के रहने वाले। ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना पॉपुलर साइंस बुक के लिए और इन डेप्थ साइंस बुक के लिए। ठीक है, अब 10 जनवरी को मैंने बताया था कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। हिंदी डे पहली बार UN में 1949 में हिंदी बोली गई थी उस दिन। इसकी थीम क्या है? ये थीम जरूर याद रखनी है। थीम है विज्ञान इन हिंदी, साइंस इन हिंदी, और एक भाषिनी समुदाय वर्कशॉप कंडक्ट कराई है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और इसमें क्या होगा? AI टूल्स की हेल्प से क्या करेंगे? जो रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ये वर्कशॉप का उद्देश्य था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जो एशिया की सबसे पुरानी ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है, उसको एक अवार्ड मिला, एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026। कहाँ? हांगकांग लीडरशिप अवार्ड में CMO एशिया अवार्ड हुए थे एट इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रैंड स्टैनफोर्ड इन हांगकांग SAR चाइना। यहाँ ये अवार्ड हुए थे
हांगकांग लीडरशिप अवार्ड्स, और यहाँ क्या मिला, BSC लिमिटेड को एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड मिला है। और जो सुंदर रामामूर्ति हैं BSC के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO, उन्हें एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है, उसी इवेंट के अंदर। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और ये क्या क्या है। पहला जो रिकॉर्ड है वो है कि उन्होंने 24 घंटे में 28.89 किलोमीटर जो बिटुमिन है वो कंक्रीट बिछाया है। और ये 3 लेन हाईवे, तो अगर टोटल माने तो 9.63 3 लेन्स में बिछाया है, तो जितना बैठेगा 28.89 का। जो दूसरा रिकॉर्ड है वो क्या है, 10,655 मैट्रिक टन बिटुमिन कॉन्क्रीट बिछाया इन्होंने 24 आवर्स में। ये जो दोनों रिकॉर्ड हैं ये 24 आवर्स के, 28.89 किलोमीटर। लेन के अंदर देखेंगे तो 9.63, 3 लेन है तो इसकी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगी। और कितना मैट्रिक टन बिछाया है 24 घंटे में, 10,655 मैट्रिक टन। जो तीसरा रिकॉर्ड है वो है कि इन्होंने 57,500 मैट्रिक टन जो वो बिटुमिन कॉन्क्रीट है वो लगातार कंटिन्यूसली काम करके बनाया है, सड़क पे बिछाया है, ठीक है। और चौथा रिकॉर्ड क्या है, 156 किलोमीटर, ये भी 3 लेन है, 52 किलोमीटर ईच लेन, 3 लेन है, ये लगातार इतना लंबा बायो कॉन्क्रीट बिछाया है, ठीक है ना। और पहला जो रिकॉर्ड था वो था 84.40 किलोमीटर, जो लगातार कंटिन्यूस पे, वो टाइम बाउंड के अंदर है 24 आवर्स के अंदर, ये कंटिन्यूसली है, ठीक है ना। और NHAI से याद आया कि जनवरी को सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी डे ये मंथ है, इसकी ये जो जनवरी है, सुरक्षा जीवन रक्षा रोड सेफ्टी लाइफ सेफ्टी। और जो रोड सेफ्टी वीक है वो कब से कब तक है, 11 से 17 जनवरी तक, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इंडिया ने पहला नेशन है वर्ल्ड के अंदर बिटुमेन यहाँ आएगा भाई पायरोलाइसिस फ्रॉम फार्म टू रोड्स, विटामिन बनाने वाली पहली कंट्री बन गई है, जो खेतों से वेस्ट आता है उस वेस्ट को विटामिन बना के रोड पे लगाना। और इसका ट्रायल बेसिस पे 100 मीटर लंबी रोड भी बनाई है, और वो कहाँ बनाई है, जोराबत से शिलोंग हाईवे, जो है जोराबत शिलोंग हाईवे NH40, इस पर बनाई है, कहाँ, मेघालय में, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं NHAI ने, ये किसके साथ मिलकर बनाए, NHAI और राजपथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ मिलकर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। मेजर स्वाति शांता कुमार हैं, ये 31 साल की हैं, इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, बेंगलुरु कर्नाटका से। इन्हें UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 से नवाजा गया है जेंडर कैटेगरी के अंदर। इनका एक मिशन जो प्रोजेक्ट था उसके तहत इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस, कहाँ, जब ये यूनाइटेड नेशन के लिए जो हमारे यहाँ से पर्सनल्स जाते हैं मिशन साउथ सूडान के अंदर थी तब, तो इन्हें 2026 में जनवरी में जेंडर कैटेगरी के अंदर UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। और कहाँ था ये मिशन, यूनाइटेड नेशंस मिशन साउथ सूडान। वर्कप्लेस कंसल्टिंग फॉर्म है अवतार्स, उसने एक रैंकिंग दी है टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया, वुमेन्स के लिए जो टॉप सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं सेफ्टी के हिसाब से। तो 3 कैटेगरीज में इन्होंने बांटा है। एक तो सिटी इंक्लूजन स्कोर है CIS, जिसके अंदर 2 स्कोर होंगे, एक तो SIS सोशल इंक्लूजन स्कोर और एक इंडस्ट्रियल इंक्लूजन स्कोर। इन 2 के तहत सोशल इंक्लूजन स्कोर का मतलब क्या है कि महिलाओं के लिए लिवेबल सिटी कौन सी है, उसका स्कोर है ये कि सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, लाइटिंग रात में लगी हुई है नहीं स्ट्रीट्स पर, हेल्थ केयर। और ये इंडस्ट्रियल इंक्लूजन स्कोर क्या है, प्रोफेशनल, कि जो कंपनीज हैं उस प्रोफेशनल लाइफ में इनको कितनी सेफ्टी है और कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसकी रैंकिंग में पहले पे बेंगलुरु है,
दूसरे पर चेन्नई है और तीसरे पे पुणे है। गुरुग्राम लास्ट टाइम 9वें पर था, लेकिन अब जंप करके 6ठे नंबर पे आ गया 35.6 के स्कोर के साथ में। आपको ये स्कोर भी याद रखने, बेंगलुरु का 53.3, चेन्नई का 49.9, पुणे का 46.3 और गुरुग्राम का 35.6, क्योंकि ये 9th से एक साथ गुरुग्राम कहाँ आया, 6th पे आया है। और इसके अंदर जो रीजन्स हैं, जो मोस्ट इंक्लूसिव रीजन है, इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना, महिलाओं को शामिल करना वर्क प्लेस में हर जगह। साउदर्न रीजन हाईएस्ट स्कोर के साथ तीनों इंडेक्सेस में पहले नंबर पे इंक्लूजन में, फिर वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन और ईस्टर्न रीजन। सिटीज रैंक्ड सिटी इंक्लूजन में 2 पैरामीटर से, वो तो मैंने बता दिया आपको कि SIS और IIS के साथ ये बनता CIS का स्कोर। भारत फॉर्ज लिमिटेड और जर्मनी बेस्ड है एक एजाइल रोबोट्स, ऐसी इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ में, AI ड्रिवन रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट इंडस्ट्री ऑटोमेशन में। इसके लिए इन्होंने ये मेमोरेंडम साइन किया है। ये क्या करेंगे, ये जो AI रोबोट्स हैं इनको कहाँ लगाएंगे इस कोलाब्रेशन में, ये कंपनीज जो ऐसी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ थोड़ा ह्यूमन बीइंग के लिए मुश्किल होता है काम करना, उन फैक्ट्रीज़ में लगाएंगे। और जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसमें लगाएंगे, हेल्थ केयर में उन रोबोट्स को लगाएंगे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं वहाँ इन AI जो रोबोटिक्स हैं उनको बनाएंगे और वहाँ काम पर लगाएंगे इनको। इस चीज़ के लिए कोलाब्रेशन किया है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी तक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जनवरी को, थीम क्या, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सोमान सिलेंडर आर्म फ्रॉग और मैचुका सिलेंडर आर्म फ्रॉग, 2 नई स्पीसीज हैं सिलेंडर आर्म फ्रॉग्स की जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर डिस्कवर की गई हैं। और फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट जो बनी है वो कैई पैन्योर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनी है। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है आपको, कैई पैन्योर। और बायो हैप्पीनेस होती क्या है, ये जो टर्म है ये MS स्वामीनाथन जी ने कॉइन की थी। इसका मतलब क्या है, जब लोग हार्मनी के साथ जीते, हार्मनी विद नेचर, किसके साथ, नेचर के साथ, शांति से, और बायोडाइवर्सिटी जहां सस्टेन हो और इम्प्रूव हो रही हो, यानी जो नेचर है उसके साथ प्रेम भावनाएं हो और नेचर को सस्टेन कर रखा हो, ठीक है ना। जैसे अपने खुद के न्यूट्रिशंस ग्रो कर रहे हैं अपने एरिया में, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हैं, और जो जॉब है वो भी अपने एरिया में जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इन सब चीज़ों से पर काम कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट क्या है, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है। इसको बोलते हैं, ये जो चीज़ें बताई मैंने कि हार्मनी विद नेचर, प्यार प्रीत से रहना नेचर के साथ में, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन कराना, इंप्रूव करना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना जॉब के लिए, ये टर्म कॉइन की थी बायो हैप्पीनेस। किसने, MS स्वामीनाथन जी ने। और ये पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है, अरुणाचल प्रदेश की कैई पैन्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। फीडबैक मैं हर वीडियो में बोलूँगा ये बात, और जो भी लास्ट तक आता है तो वो फीडबैक दे मुझे, जिससे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। 14 जन की वीडियो में मिलेंगे। क्विज़ेस लगाना ना भूलें, और जो वीकली क्विज आई है वो वीकली क्विज भी लगाएं और उस PDF को रीड करें। हो सका मैं जल्दी ही जो वीकली PDF है वो लेके आऊँगा, और उस वीकली PDF की ये खासियत भी होगी कि वो SK की जो न्यूज़ है वो तो होंगी, और इस वीक के अंदर जो मैंने न्यूज़पेपर से, PIB से या फिर डिफरेंट जगह से जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और वो SK के अंदर इंक्लूड नहीं है या फिर नेक्स्ट मंथ वीक इंक्लूड होंगी, मैं उन जो न्यूज़ है उनको भी अलग से कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अंदर पूरी PDF को जोंकी त्यों नहीं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जैसे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल, बैंकिंग, डिफेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करूँगा सिर्फ।